नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। ये जो एपिसोड है ना, बड़ा खास, बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने बहुत दूर से और बहुत स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो ये कहते हैं कि ज्योतिष और वास्तु से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सही बात है कि नहीं? चलो उन्हीं के पास चलते हैं। मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। सर स्वागत है, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के स्वागत है। शुक्रिया, हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। सर आजकल ना ज्योतिष की ऐसी ऐसी रील्स आ रही, मतलब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ या फेसबुक खोल रही हूँ, रील्स आ रही है ज़बरदस्त। करोड़पति बन जाओ, हाथ पर ये लिख लो, इस दिशा में ये कर दो, फलाना यहाँ सेट कर दो, एक वर्ड बोल दो। एक्चुअली मैं सोच रही थी आज शो करना है तो पहले मैं करोड़पति बन जाऊं। भाई कौन नहीं बनना चाहता? तो मुझे वो ट्रिक बताओ, वो सिंपल सी ट्रिक क्या है? हाँ, वो ट्रिक है कि ये रील्स को देखना बंद कर दो फिर और काम पे ध्यान दो। करोड़पति बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, ट्रिक ही यही है कि ये जो ट्रिक बेचने वाले रील्स हैं, ये जो ट्रिक्स का ये क्लेम करने वाले कि ये करोड़पति बन जाओगे, इनको पहले तो अपने जीवन से शंट आउट करो। जब तक ये रहेंगी तो जिनकी रील्स आप देख रहे हो वो तो करोड़पति बनेंगे, उनको तो आप व्यूज दे रहे हो, अपना समय गंवा रहे हो, लेकिन जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी है उससे दूर जा रहे हो, और वो थ्योरी है कर्म करना। और ये कड़वी बात है, इसको सुनना कोई पसंद नहीं करता क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। 60 सेकंड का एक शॉर्ट या रील होती है, तो जिनका एपिटाइट 60 सेकंड का रह चुका है उनको लंबा काम करना, उनको लॉन्ग प्लानिंग करना कहां से भाएगा? तो ये जो आपने सवाल पूछा, दरअसल ये एक बड़े पर्टिकुलर जॉनर का सवाल है, एक एज ग्रुप का सवाल है, जो शायद जिनके पास लाइफ के लिए कोई मैप या प्लान नहीं है और कोई उनको कोई चमत्कार करवा दे, यानी उनके हिस्से की मेहनत कोई कर दे, लेकिन उनको कोई ऐसा कोई चटनी चाटने के लिए दे दे जिससे वो करोड़पति बन जाएं, वो शायद पॉसिबल नहीं है। आप नहीं बताते हो लोगों को कि ऐसा कर लेना, नेवर एवर, यहाँ चले जाना 43 दिन, आप मेरे चैनल पे कम से कम 1300 वीडियो होंगे। कोई एक वीडियो बता दीजिए जिसमें मैंने चमत्कार प्रॉमिस किया हो। चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार आप ही करोगे। अच्छा। मैं बार बार कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी जैसी डिवाइन साइंस है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आप कहां से चले थे लेकिन भटके कहां पे हो, जहां पे आपको पहुंचना है क्या सही रास्ते पे हो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, ये खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। इसको सही ढंग से फॉलो कर लोगे। कितना 800 करोड़ की दुनिया में लोग हैं ना, 800 करोड़ लोग हैं पूरी अर्थ पे। कुदरत के पास तो 8000 करोड़ के लिए अथाह खजाना है, उससे भी ज्यादा। हमारी तो शायद सोच वहां तक जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? कोई बेचारा भीख मांग रहा है, किसी के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, किसी का घर नहीं बन पा रहा है, कोई कर्ज में डूबे जा रहा है। सबसे इजी बात है कि हम अपनी जो भी जीवन की परेशानियां, दिक्कतें होती हैं ना, एक ह्यूमन नेचर है उसको डिवाइन के साथ जोड़ना। कि अगर दुख आ रहे हैं तो ये प्रारब्ध है, ये किस्मत में लिखा था मिलना है। और जो कुछ नहीं समझ आता हम कहते हैं ये तो कर्मगति है। कर्मगति की थ्योरी अभी मैं करूंगा डिस्कस आपसे, लेकिन कर्मगति की थ्योरी इतनी लंगड़ी नहीं है, इतनी लेम नहीं है। कर्मगति की थ्योरी बड़ी गहरी, बड़ी प्यारी है। और जो आप आज कष्ट भोग रहे हैं वो आपने चूज किए हुए हैं, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। एस्ट्रोलॉजी में बार बार कहा जाता है कि कार्मिक प्लैनेट होते हैं राहु और केतु। एस्ट्रोलॉजी में बार बार ये कहा जाता है आपके जीवन में राजयोग घटित कराने वाले प्लैनेट होते हैं सूरज और चंद्रमा। सिंबॉलिक है ये सारी चीजें। क्यों कहा जाता है? सूरज को किससे जोड़ा जाता है, चंद्रमा को किससे जोड़ा जाता है, क्या है राहु, क्या है केतु, इनको समझ लोगे ये सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। सूरज है आपकी कोर वैल्यूज, सूरज है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। कहां से चले थे, कहां पहुंचना है, किन वैल्यूज के साथ पहुंचना है। यही थ्योरी होती है ना लाइफ में। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उनकी भी तो यही थ्योरी होती है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, अब जैसे कि मैं कितने सारे शोज मैंने भी किए हुए हैं, तो लोगों का ये होता है कि आपका सूर्य यहाँ बैठा है इसलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है, यहाँ बैठा होता तो बहुत अच्छा होता। वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन समझने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है सामने वाले का। सपोज करिए किसी के सूरज जो हैं वो बर्थ चार्ट में लग्न में हैं, तो कुदरत ने उनकी जो डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स बना के भेजी हैं, मैं मोबाइल की भाषा यूज करूंगा ताकि सभी को समझ आए, तो उनकी जो सेटिंग्स हैं वो कैसी हैं कि उनकी नेचर में थोड़ा सा ईगो रहेगा।
उनकी नेचर में थोड़ी सी इम्पेशेंस भी रहेगी, पर वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। वो पेशेंस की कमी काम को जल्दी जल्दी करने में सामने आएगी कि काम निपटाओ, फालतू बातों में नहीं जाना है। लेकिन वहीं जिनके सूरज 7वें घर में होंगे बिल्कुल उससे उल्टे, तो उनकी नेचर में क्या होगा, लोग मेरे बारे में अच्छा सुने, सारी एनर्जी उसमें चली जाएगी। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। अब एस्ट्रोलॉजी कहती है जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं आप अभ्यास करके उनको सही कर सकते हो। तो अभ्यास को कोई नहीं मानता है, सभी रेमेडीज की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट्स। तो सूरज 7वें घर वाले जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा के दीवार पे लगाएंगे। सूरज 7वें घर वाले लोग जो हैं बार बार बोस्ट करेंगे, मुझे वो जानता है, मुझे ये जानता है। अच्छा, ओवर दिखाने का शौक। सूडो जो हमारा वो नेचर होती है ना, कि अपने आप को इन्फ्लेट करके पेश करना, ये सूरज 7वें घर के लोग करते हैं। एक अंदर इनबिल्ट होती है उनके, हाँ अभ्यास करके सही कर लो तो और बात है। इनके अंदर एक कसक होती है कि मुझे बड़े लोग जाने, मैं बड़े लोगों के साथ दिखूं ताकि समाज में मेरा एक नाम बने। लगन के जो सूरज वाले लोग हैं उनका वैसे ही नाम बन जाता है। तो इस तरह से सूरज की बात हो रही है, तो किसी भी घर में होगा, कुदरत की तरफ से उसको एट्रीब्यूट ऐसा दिया गया है। सूरज 7वें घर वाले जो लोग हैं, कुदरत ने ये कह के नहीं भेजा कि आप लोगों के साथ फोटो खिंचवा के दीवार पे लगाओ। कुदरत ने ये कहा है कि आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन थोड़ा लेट मिलेगा, आप पर्दे के पीछे जितना काम करोगे उतने रिच बनोगे, आप आगे मत आओ। अच्छा, ये आपका प्रारब्ध है, ये आपका सत्य है। अब आप उसको नहीं मानोगे, आप सामने ही आने की कोशिश करोगे, सूरज तो गड़बड़ाएगा। तो फिर झेलते रहो, तो फिर झेलो, घूमते रहो। हाँ, फिर झेलो। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये ना मैंने बड़ा शब्द सुना है ज्योतिष में, राजयोग। हाँ जी। तो कौन नहीं चाहता, सबकी कुंडली में बनता, सबसे बड़ी बात, सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। राजयोग नाम जहां राज आ जाता है वह राजयोग का हमारे मन में एक ट्रांसलेशन क्या बनता है, इमेज क्या बनती है कि हम राजा बन गए, हम मंत्री बन गए, हम ऑफिसर बन गए, आईएएस बन गए, यूपीएससी कर ली। ऐसा नहीं होता है। राजयोग का मतलब है सुख सुविधा, जीवन में आपके पास फैमिली की सपोर्ट हो, दोस्तों की सपोर्ट हो, सुख के साधन हो, निर्बाध चलने वाला पैसे का फ्लो हो और उसको एंजॉय करने वाली सेहत हो। ये बेसिक नॉर्म्स हैं राजयोग के। अब राजयोग जितने मर्जी हो जाएं, सूरज और चंद्रमा अगर खराब हैं तो राजयोग घटित नहीं हो सकते, लिख के रख लो इसको। अब सूरज जो है ये क्या है, आपकी कोर वैल्यू। सूरज क्या है, शरीर की गर्मी, नहीं है तो बॉडी डेड है। सूर्य आत्मा है, तभी तो कहते हैं आत्मा निकल गई तो बॉडी डेड हो गई। सूरज वो वाली ऊष्मा है, वो वाली एनर्जी है जो किसी इंसान को जिंदा रखती है। अब जिंदा रखना ये नहीं कि हार्ट बीट चल रही है, बीपी नॉर्मल है। जिंदा रहना ये भी है कि कोई इंसान जिंदगी में रेलेवेंट है कि नहीं। इंसान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो सभी की सपोर्ट होते हैं, एक होते हैं जो सभी की सपोर्ट लेते हैं। जो दूसरे वाले होते हैं ना, जो सभी की सपोर्ट लेते हैं लेकिन बदले में दे कुछ नहीं पाते, उनके सूरज डेड होते हैं। सूरज सही होने का मतलब है आपको अपना पर्पस पता है। सूरज सही होने का मतलब है आप जिम्मेदार हो, सीधी सरल भाषा में। इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, डेफिनेटली योर सन इज डेड, योर सूरज इज इनइफेक्टिव टोटली। अच्छा, ये जो उपाय मैंने क्योंकि देखा है आपके YouTube चैनल पे भी उपाय आप छोटे छोटे बताते रहते हो, इन उपायों को करके हम ये जो राजयोग है या जो लक्ष्मी योग है, ये जो तमाम तरह के योग होते हैं, इनको हम जागृत कर सकते हैं। मेरी रील्स का, मेरे शॉर्ट्स का जो छोटे मैसेजेस हैं उनका पूरा फायदा लेना है तो फिर बड़े वीडियो देखिए, ये उनकी कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। अच्छा, खाली एक उपाय से जीवन बदलना जो है वो उतना ही इम्पॉसिबल है जैसे हाथ पे सरसों जमाना। मैं तभी अपने उपायों में लगातार कर्म को हमेशा प्रेफरेंस देता हूं। सूरज चंद्रमा की बात चल रही है ना, चंद्रमा की बात किए बिना राजयोग समझ नहीं आएंगे। सूरज क्या था, आपके जिंदा रहने की चाहत। सूरज क्या है, जीवन में कुछ करना है। सूरज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये सूरज है। आपने कई लोग देखे होंगे जो बड़े कंप्लेंटफुल होते हैं। वो इतने कंप्लेंटफुल होते हैं, उनको मौसम से भी कंप्लेंट है, उनको सरकार से भी कंप्लेंट है, वो सेल्फ डाउट में भी है, उनको अपना शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अपनी फैमिली से भी कंप्लेंट है, अपने वर्क प्लेस पे भी कंप्लेंट है, ईश्वर से भी कंप्लेंट है। ये जो कंप्लेनिंग नेचर है ये सूरज को खराब करती है, या खराब सूरज वालों की निशानी होती है। ये तो मुझे लगता है हर कोई सोचता है आजकल तो कि कंप्लेनिंग जो सिस्टम बता रहे हो आप। देखिए, हर कोई नहीं सोचता है। सरकार की कंप्लेंट करना आज की डेट में एक नेचुरल जेस्चर कहा जा सकता है, लेकिन कितने लोग हैं जो हर एक से परेशान हैं? हर एक से परेशान कोई नहीं है। इसलिए हर चीज के प्रति कंप्लेंट करना, ये जो है ये सूरज के खराब होने की एक बड़ी ही गहरी निशानी है।
अच्छा, सूरज अगर खराब होगा तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सूरज खराब होने पे सबसे बड़ा सिम्टम जो आता है ना, इंसान पर्पसलेस हो जाता है जीवन में। अच्छा। उसको समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। आज की डेट में मेरे जो भी ऑडियंस ये वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या उनका अगले 10 साल का प्लान है जीवन में, अगले 5 साल का प्लान है, कहाँ पे पहुंचना है, अपने आप को कहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं। तभी कहते हैं अच्छे सूरज वाले दुनिया में 5% होते हैं, और 5% ही कहा जाता है दुनिया में रिच लोग है, बाकी 95% स्ट्रगलिंग है। सीधी बात है, राइट है। जो लोग अभी वीडियो को पॉज करके अगले 10 साल का विजन क्लियर है ना जिनका, वो इस वीडियो को आगे बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। नहीं है तो अभी पॉज रखिए और 10 साल का विजन बनाइए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, फिर पता चलेगा। सूरज जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी, ये आपका पर्पस डिसाइड करते हैं। उस पर्पस तक क्या क्या त्याग करके पहुंचना है ये सूरज डिसाइड करते हैं। कभी सूरज को छुट्टी लेते हुए देखा है? तो सूरज जिनके अच्छे होते हैं ना, फिर वो भूल जाते हैं रास्ते में, कभी उनका कोई और पर्सनल मैटर भी है, फिर वो जब तक उस टारगेट को नहीं ले लेते ना, बैठते नहीं है। तो ये वाली बात तुम चंद्र के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि जी नहीं, चंद्रमा भी कभी छुट्टी नहीं चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा छुट्टी अमावस वाले दिन ले लेता है। चंद्रमा ज्यादातर दिनों में पूरा आता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोनॉमी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जो हमें दिखता है, जो हमें आभास होता है, वो एस्ट्रोलॉजी है। तो उसी तरह से चंद्रमा वालों की नेचर में ये फर्क आता है। कभी चंद्रमा को आपने रोज एक साइज का देखा है? नहीं, कभी नहीं। तो जिनके चंद्रमा प्रोमिनेंट होते हैं ना, उनकी नेचर में भी ऐसी फ्लक्चुएशन होती है। बर्थ चार्ट में जहां पे चंद्रमा होंगे उस घर के लिए भी घटता बढ़ना होता रहेगा। चंद्रमा पैसे के स्थान पे बैठे हुए हैं, पैसा घटता बढ़ता रहेगा। चंद्रमा लग्न में यानी आपकी पर्सनैलिटी के घर में बैठे हुए हैं तो पर्सनैलिटी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। चंद्रमा वर्क प्लेस पे बैठे हुए, उसके काम में बदलाव आते रहेंगे। अच्छा। एजुकेशन के घर में चंद्रमा बैठे हुए तो एजुकेशन चेंज होती रहेगी या घटती बढ़ती रहेगी। अच्छा, मतलब फ्लक्चुएशन लगी रहेगी। फ्लक्चुएशन लगी रहेगी। ओके। ये देखिए, जो सेलेस्टियल बॉडीज है ना, कुंडली के द्वारा हमसे बात करती हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा को राजयोग कारक क्यों बोला गया है? जो प्लैनेट हमें रोशनी देते, चाहे चंद्रमा उधार की रोशनी देता है, लेकिन देता तो है। रात में जब कोई सिस्टम नहीं होते थे बिजली के, तो रोशनी का सहारा क्या था? चंद्रमा ही तो था। जब से ये नॉर्म्स बने हुए हैं, तो चंद्रमा जो है ना, ये हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो तरक्की करने में या जीवन में बिल्कुल जो सरल भाषा में कहते हैं ना, बेड़ा गर्क हो जाने में, डिसीजन मेकिंग का बड़ा प्रभाव रहता है। सारे चंद्रमा करवाते हैं। चंद्रमा की वजह से, सब चंद्रमा की वजह से। यानी जिन लोगों के डिसीजन अच्छे नहीं है तो हम कहेंगे कि चंद्रमा वीक है। बिल्कुल, जिनके डिसीजन खराब है, हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं, दिल से ही सोचते हैं, सामने वाले को कहते हैं तेरी बात मेरे दिल पे बड़ी लगी है। ये चंद्रमा की खराबी की निशानियां है ना। चंद्रमा की खराबी होगी तो इमोशंस में हाँ कर देना किसी को। चंद्रमा की खराबी गुस्से में किसी को किसी अच्छी बात के लिए मना कर देना। चंद्रमा खराब होगा पैनिक में आके कोई ना कोई फैसला ले लेना। ये सब चंद्रमा की खराबियां हैं। इन लोगों को हम तुनक मिजाज बोल सकते हैं? तुनक मिजाज जो है वो दरअसल मंगल और शनि लेके आते हैं। अच्छा। तुनक मिजाज नहीं, हम फिकल माइंडेड बोल सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हम जल्दी मूड स्विंग्स वाले बोल सकते हैं। हाँ। पैनिक ड्रिवन बोल सकते हैं। उदास जल्दी हो जाने वाले बोल सकते हैं। एंग्जाइटी के पेशेंट्स बोल सकते हैं जिनके चंद्रमा खराब होते हैं। लेकिन जिनके चंद्रमा अच्छे होते हैं, अब चंद्रमा माँ के भी तो कारक हैं। वही बोलने वाली थी, पता है मैं, अगला सवाल यही था मेरा। तो माँ कौन होती है? अनकंडीशनल हेल्पर। कभी भी माँ की ममता जो है कंडीशंस नहीं लेती। तो अच्छे चंद्रमा वाले अनकंडीशनली हेल्पफुल होते हैं। अच्छे चंद्रमा वाले जो लोग हैं, ये किसी के साथ बैर या कंप्लेंट रखते ही नहीं हैं। अच्छा, इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हाँ, वो कहते हैं शुक्र है हर चीज में। ये अच्छे चंद्र कंटेंटेड लोग, ये अच्छे। अब आप रिलेट करिए, आपको अपने आसपास कई अच्छे चंद्रमा, अच्छे सूर्य वाले लोग दिख जाएंगे। मुझे एक बात और बताओ आप, जैसे कि आपने बोला नेगेटिव चंद्रमा आपने बताया माँ का कारक, तो यानी कि ये हम समझे कि जिन लोगों का चंद्रमा वीक है उनकी माँ से भी नहीं बनती होगी? जिनके चंद्रमा वीक या खराब है ना, हाँ। देखिए वीक होना एक चीज, खराब होना दूसरी चीज। अच्छा। चंद्रमा कमजोर हैं तो उनकी माँ को हेल्थ की ट्रबल्स रहेंगी। उनके पैदा होने के बाद माँ को अपनी पीस ऑफ माइंड और हेल्थ को लेके चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन जिनके चंद्रमा जो हैं वो खराब होंगे, उनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अच्छा। माँ के साथ झगड़ों में पड़ जाते हैं वो लोग, और ये कार्मिक कनेक्शन है।
चलो कार्मिक कनेक्शन पे अभी आऊंगी। ये चंद्रमा वाला कोई उपाय बताओ ना, मतलब ताकि जो व्यूअर देख रहे हैं कम से कम कुछ तो फिर तो रिलैक्स मैं भी चूरन चटनी की कैटेगरी में आ जाऊंगा ना कि बिना चार्ट देखे हुए उपाय दे दूं। तो फ्लैट उपाय तो दरअसल होता नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज और चंद्रमा को बैलेंस करना है तो आप ज़ोडिएक में देखिए, आप आधे एस्ट्रोलॉजर तो अभी बन जाओगे। आप नेचुरली देखिए, सूरज एक समय पे निकलते हैं, एक समय पे अस्त हो जाते हैं, बिल्कुल जो हमें प्रतीत होता है। तो आप सूर्य के साथ जगना और सोना शुरू करिए। ये नहीं कि सनसेट पे सो जाओ, यानी जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। आप सूरज को उगता हुआ देखिए, ना कि सूरज आपको सोता हुआ देखे। ये है सूरज को सही करने का तरीका। बड़ा यूथ को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही यूथ जब आके जाके सीनियर एज में जाएगी ना, तो ये रियलाइज करेगी बात तो सही थी, समझ लेट आई। अच्छा, अब हम ना ये कर्मा वाली थ्योरी पे चलते हैं। तो कर्मों को इन प्लैनेट्स के साथ अगर मैं रिलेट करूं, तो यानी कि मान लीजिए मैं पैदा हुई तो भगवान ने जो उनको पता है कि जी इसका सूर्य इसी घर में बिठाना है, इसका चंद्र इसी घर में बिठाना है, इसको इतना परेशान करना है, इतना करना है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन है क्या? पहले तो एक ड्रामा मोड से बाहर हम निकले। हाँ। भगवान अगर ऐसा डिसाइड करना शुरू हो जाए तो शायद भगवान को और कोई काम ही ना हो। ये प्रारब्ध बन चुका है, ये कुदरत का है। भगवान ने एक एल्गोरिदम बना दिया, आप एक्सेल शीट समझ लीजिए, फॉर्मूला ड्राइव करके भगवान और कामों में लग गए। अब ये जन्म दर जन्म आपका चलता जा रहा है। भगवान हर बार आपकी जन्म कुंडलियां डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो एक बार जो आपका पैटर्न शुरू हो गया वो चलेगा। कैसे चलेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। बताओ कैसे। अब राजयोग कारक कौन से दो प्लेनेट थे? सूरज और चंद्रमा। लेकिन जो कार्मिक प्लेनेट है वो है राहु और केतु। इनको कार्मिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? आता हूं उसी बात पे। अच्छा। लेकिन उससे पहले कर्म गति की थ्योरी को समझ लीजिए। कर्म गति की थ्योरी है कि आज की डेट में जो आपके माता पिता हैं, आज की डेट में जो आपकी संतान है, आज की डेट में जो जीवन साथी है, जो बहन और भाई हैं, ये ऐसे ही नहीं बन गए। ये कुदरत का कोई बड़ा गहरा पैटर्न था। ये कुदरत का कोई बड़ा गहरा पैटर्न था जिसकी वजह से वो इस जन्म में इन रिश्तों में आए। अब एस्ट्रोलॉजी के अलावा ओकल्ट की बड़ी ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच है, हम उसको ओकल्ट की भी कह सकते हैं, हम उसको दूसरी जो एनएलपी की ब्रांच भी खोल सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि एक इंसान ने जब अपनी पिछले जन्म में गया हिप्नोटाइज होके, तो उसने पाया कि जो पिछले जन्म में किसी से उसने कोई धोखा किया था, अच्छा, वो आज के जन्म में उसके माता पिता बने हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। मतलब धोखा दिया और माँ बाप बन गए। और इस जन्म में उन माता पिता ने उसको अपने घर से निकाला हुआ है। कुदरत ने कहां पे जाके किस चीज को बैलेंस करना है, ये पैटर्न तब समझ आता है जब हम जन्म कुंडलियों को रिलेट करके देखते हैं। कहते हैं एक इंसान की कर्म गति को समझना हो ना, तो सामने उसके माँ बाप की कुंडली को रखो। ये जो त्रिकोण बनेगा ना, फिर समझ आएगा कि उसके जीवन में जो घटनाओं का पैटर्न बन रहा है ये क्यों बन रहा है। ये राहु केतु वाला कॉम्बिनेशन समझाओ आएगा जरा अभी, मुझे। राहु केतु वाला कॉम्बिनेशन भी आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब भी माता पिता संतान प्राप्ति की प्लानिंग करते हैं, तब कई आत्माएं, मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, देखिए एक तल ये है जिसपे हम लोग हैं, रह रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक सुपर नेचुरल लेवल का भी तल है। उस तल पे क्या होता है कि एक आप कह लीजिए एनर्जीज हैं। वो एनर्जीज हैं जो अपनी कर्म गति को बैलेंस करने के लिए शरीर ढूंढ रही हैं। अब उन एनर्जीज के पास पूरा कर्म गति का लेखा जोखा है कि कौन से माता पिता की कर्म गति उनसे मिल रही है, किन माता पिता ने उसके थ्रू सुख देखना है या दुख देखना है। उसके लिए उन आत्माओं को कई सालों तक वेट भी करनी पड़े, वो करती हैं। एवरेज आत्माएं कुछ दिनों में ही इधर से किसी शरीर से निकली और नई जगह पे जन्म ले लिया। कुछ बहुत पुण्य आत्माएं हैं, सैकड़ों सालों तक वेट करनी पड़ती है उनको, उन कैपेबल माता पिता की। कुछ बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं, उनको भी कई हजारों सालों तक वेट करनी पड़ती है, क्योंकि उनको भी वैसे ही माता पिता चाहिए जो इतनी दुष्टता को पैदा कर सकें। तो यानी कि भगवान वेट करता है, क्योंकि बेटा अभी रुक जा, हाँ जी, आने दे, पहले तेरे साथ कनेक्शन मैच कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये तेरे घर में आएगा। है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक बार शुक्र की थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं। हाँ। कर्म गति को समझने में ये हैरानीजनक तौर पे आपकी मदद करेगी। शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। शुक्र को सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य उदय होने वाला होता है, 1 घंटा पहले आप देखिए,
आकाश में आपको बड़ा चमकता हुआ दिखेगा। अच्छा। इसको तभी मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। फिर साल में एक समय आता है, शुक्र की मूवमेंट ऐसे चेंज होती है कि अब शाम के समय चमकता है ये, फिर इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है। ओके। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो क्या है? इसका पैटर्न है कि करीबन 263 या 265 दिन तक शुक्र हमें मॉर्निंग के समय आकाश में चमकता हुआ दिखता है। फिर 80 दिन के लिए सूरज के पीछे मूवमेंट में चला जाता है और हमें दिखना बंद हो जाता है। फिर से उदय होता है और अब शाम को हमें 263 दिन के लिए चमकता हुआ दिखता है। ये 263 या 264 दिन हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर से 8 दिन के लिए ये गायब हो जाता है और फिर सुबह आ जाता है। ये सर्कल चलता है। अब शुक्र को एस्ट्रोलॉजी में प्रोजनी से, रिप्रोडक्शन से जोड़ के देखा जाता है। शुक्र जिनके खराब होते हैं उनके संतान नहीं होती। जितनी भी फिजिकल रिलेशंस की एक्टिविटीज हैं सारी शुक्र से जोड़ी जाती हैं, जो संतति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। अब एक ह्यूमन प्रेगनेंसी की दिन कितने होते हैं? 263। सही बोला आपने। और 263 दिन की प्रेगनेंसी के बाद इंसान का जन्म होता है, जो सीधे सीधे शुक्र के दिखने से जुड़ी हुई है। क्या कॉम्बिनेशन है ये? कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सीधा रिलेशन है प्लेनेट का हमसे। और इसके अलावा फिर क्या है, एक इंसान की जब डेथ होती है कहा जाता है विद इन 80 डेज, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, 80 दिन के भीतर इंसान अपनी यात्रा पूरी करके दोबारा पुनर्जन्म लेता है, चाहे किसी भी योनि में। 8 से 80 दिन। 8 से 80 दिन। तो एक बार 8 दिन के लिए जाता है शुक्र, एक बार 80 दिन के लिए जाता है। क्या सिंबल होगा इससे ज्यादा? एक चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा का टेन्योर कितना होता है? 28 से 29 दिन का। उसके बाद चंद्रमा वापस पूर्णिमा का चंद्रमा बन जाता है। एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितना समय होता है? बिल्कुल इतना। क्यों? ये चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ह्यूमन बीइंग से। यानी इस साइकिल में इसीलिए महिलाओं के मूड स्विंग्स होते हैं। बिल्कुल, Oh my इसीलिए God. मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कार्मिक थ्योरी पे। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात की है। कार्मिक थ्योरी में राहु और केतु को कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स बोला गया है। अब राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, कौन सा यान पहुंचा है इन तक? मंगलयान बन गए, गुरु तक, शनि तक पहुंच गए, दूरबीन से दिखते हैं। राहु केतु कहाँ है भाई? राहु केतु छाया ग्रह बोला जाता है। जो चंद्रमा का एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, वो अर्थ के ऑर्बिट को जहां जहां काटता है, उन बिंदुओं को राहु और केतु बोला जाता है। और जब चलते चलते ये एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण बनाती है। ये फिनोमिना होता है। वो जो ग्रहण बनता है वो हमें राहु और केतु के ऑर्बिट्स को दिखा देता है। यानी कि जो नॉर्थ वाला ऑर्बिट का पार्ट है उसको राहु बोला जाता है, जो साउथ वाला पार्ट है उसको केतु बोला जाता है। अब माइथोलॉजिकल स्टोरीज ने इन राहु और केतु को कितने सिंबॉलिक वे से हमें बताया, कितनी मजेदार स्टोरी बताई कि स्वर भानु राक्षस था। सागर मंथन के बाद देवताओं में अमृत बट रहा था, तो वो देवताओं का रूप धर के देवताओं में बैठ गया, अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत लगाई, विष्णु जी ने उसका गला काटा, सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। सिंबॉलिक स्टोरी। उसके बाद राहु चंद्रमा सूर्य को लेकर रिवेंजफुल हो गया, तो ये बारी बारी से उनको ग्रहण लगाते हैं। अब इस स्टोरी के मायने क्या हैं? मायने ये हैं कि ये देवताओं की कैटेगरी में आ चुके हैं, ये अमर हैं। मायने ये हैं कि राहु और केतु, ये जो छाया भी है ना, इट इज एज गुड एज द इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि ये चंद्रमा से कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे बिहेवियर से, हमारे थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसा थॉट प्रोसेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी? कि दादा ऐसे पोते में नहीं आएगा। इंसान के जन्म दर जन्म, पिछले जन्मों के कार्मिक कनेक्शन साथ आते हैं। इस जन्म में मैं या आप जैसे भी हैं, ये सिर्फ इस जन्म के माता पिता की बदौलत नहीं है,
ये हम अपने सबकॉन्शियस में पिछले कई जन्मों के कार्मिक कनेक्शन लेके आए हुए हैं। एक बात पूछूं आपसे? जी। मेरी कुंडली देखकर आप मेरा पिछला जन्म बता सकते हो कुछ? मैं अगर आपका पिछला जन्म या कार्मिक कनेक्शन बताना हो तो उसके लिए साथ में आपके माता पिता की कुंडली चाहिए। और नहीं हो तो? नहीं हो तो फिर फ्रैंकली इसको डीकोड करना कंपैरेटिवली बहुत लंबा और मुश्किल होगा, पर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसमें हम फिर अभी मुद्दे पे अगर वापस आए तो राहु और केतु जो हैं ये क्या करते हैं? अब राहु के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सर, गर्दन से ऊपर वाले हिस्सों की फंक्शनिंग क्या है? देखना, सूंघना, बोलना, सुनना। 5 सेंसेस में से 4 सेंसेस तो गर्दन से ऊपर हैं। तो राहु देख भी सकता है, राहु सूंघ भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, कर कुछ नहीं सकता। राहु के हाथ नहीं है। तो राहु जब भी जीवन में एक्टिव होता है, इंसान सोचता बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, ओनली प्लानिंग। और केतु सोच ही नहीं सकता, वो सिर्फ कर सकता है। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना केतु है। तभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो धड़ का पार्ट है वो केतु के साथ जोड़े गए हैं, ना कि राहु के साथ। केतु खराब होगा तो इंसान फिजिकल रिलेशंस की तरफ ज्यादा जाएगा, कैरेक्टरलेसनेस की तरफ ज्यादा जाएगा। केतु अगर खराब होगा तो राहु अगर खराब होगा तो इंसान केवल फ्लर्टी नेचर का बनेगा, इंसान केवल भ्रम की स्थिति में रहेगा, इंसान केवल षड्यंत्रकारी बनेगा, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन बात तो फिर कर्म गति की हो रही थी। इनको कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स क्यों बोला गया है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दोनों राहु और केतु के अंडर आता है। एक बात बोलूं मैं आपको? जी। ये जो आपने सिम्टम्स बताए ना अभी कि फ्लर्टी नेचर रहेगा या फिर कैरेक्टर ऐसा रहेगा, आजकल आमतौर पर ये सब चीजें तो सब में देखी जा रही है, यानी कि सभी बेकार कर्म करके आए हैं, सबकी कुंडली ऐसी है। देखिए, जनरलाइज नहीं करेंगे, सभी के साथ ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन जिनके भी साथ है 100% उनके राहु और केतु डिस्टर्ब्ड है। आप क्या मानते हो? क्योंकि आप तो कितनी सारी कुंडली देखते हो सुबह से लेकर शाम तक। मैं अगर इसमें आंकड़े की बात करूं तो 10 में से 4 लोग ऐसे हैं, 6 नहीं हैं। अच्छा। हाँ जी, 10 में से 4 लोग जो हैं वो हैं जो भरे पेट वाले हैं, अब उनको ये फ्लर्ट वगैरह के काम हैं। और 6 वो हैं जो रोजी रोटी की तलाश में है, उनके पास समय ही नहीं है इन चीजों का, उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। उन पे भी आएंगे। एक बार कर्म गति का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम एक बार फाइनल करते हैं कि बर्थ चार्ट में जहां राहु केतु होते हैं वो बता देते हैं कि ये इंसान कैसी कर्म गति लेके आया है। फाइनल है। ये राहु और केतु जिस भी ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, अब वो कर्म को कंट्रोल करने वाले प्लेनेट बन गए। अब जीवन में जब जब वो प्लेनेट चलेंगे उनके पिछले संचित कर्मों का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। राहु और केतु के द्वारा नहीं, राहु और केतु जिन भी ग्रहों की राशियों में बैठे हुए हैं, सपोज करिए राहु कुंभ में बैठा हुआ है, कुंभ शनि की राशि है, जब भी उसके जीवन में शनि के ढैया 37 या शनि की दशा आएगी, अब उसको पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलने जा रहा है, अच्छा या बुरा। अच्छा। केतु जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं उस ग्रह की जब दशा अंतरदशा आएगी तो उसको पिछले जन्मों के संचित कर्मों का कर्म का फल मिलेगा। ऐसा बताते हैं राहु और केतु। यानी डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत नहीं है। जहां नॉलेज होती है वहां डर खत्म हो जाता है। हमें केवल और केवल जांचने की जरूरत है कि भाई कुंडली क्या कह रही है, हमें इंप्रूव क्या करना है, कहां पे स्वॉट एनालिसिस, थ्रेट कहां पे है और आपदा को अवसर कैसे बनाया जाए, एज सिंपल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप कितने सालों से? मैं 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कुंडली 30 साल से देख रहे हैं। इन 30 सालों के एक्सपीरियंस में आपकी नजर में कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह आप किसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो कि ये नहीं खराब होना चाहिए बस? क्या मैं इसका जवाब सवाल के रूप में ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आपके अभी के एज ग्रुप में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? मेरी? यू डोंट नीड टू आंसर, क्योंकि सम थिंग्स आर वेरी पर्सनल। यही जवाब है इसका। हर एज ग्रुप में जो इंसान की प्रायोरिटी होती है उस समय पे वो प्लेनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नो प्लेनेट इज ऑलवेज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक से 10 साल की उम्र में केवल अच्छा बचपन जीना ही प्रायोरिटी होती है। हेल्दी रहना तो सारी उम्र की प्रायोरिटी रहती है ना। तो 1 से 10 साल की उम्र में सूर्य और चंद्रमा सही होने चाहिए बच्चे के, ताकि मदर फादर के थ्रू उसको सारी ब्लेस मिल सके। 10 से 20 में अच्छा सीखना,
अच्छी एजुकेशन ले लेना और अच्छे संस्कार सिस्टम का इंड्यूस हो जाना एक प्रायोरिटी होती है। उस समय पे जुपिटर सही रहना चाहिए, बुध सही रहने चाहिए, जो सीखने के और ज्ञान के कारक हैं। 20 से 30 साल की उम्र में पढ़ाई करके अब मार्केट में सेटल होना, कुछ करना और शादी करना एक प्रायोरिटी होती है। उस एज ग्रुप में सबसे बढ़िया शुक्र सही होने चाहिए, शनि सही होने चाहिए। शनि कर्म, शुक्र अलायंस। 30 से लेके 40 साल की उम्र का सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। संतान, मकान तो चलिए बाद में भी बनता है। अब किसी की शादी चल जाए, किसी के जीवन में सेटलमेंट आ जाए, ज्यादातर को 30 से 40 में इसके जवाब मिलते हैं। सबसे ज्यादा परेशान जो एज ग्रुप होता है वो 30 से 40 के बीच वाला होता है, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस भी बोला जाता है। अब इंसान का, कईयों का कॉन्फिडेंस इसमें में लूज होना शुरू हो जाता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं जीवन में कुछ, लोग हमें जान नहीं रहे हैं। उस समय पे राहु और केतु की बारी आती है, ये सही होने चाहिए। 40 से लेके 50 के एज ग्रुप में अगेन राहु और शनि, 2 प्लैनेट हैं, सही होंगे ना, अब समझिए वो इंसान सेटल भी होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएगा और आने वाली जनरेशन को सेटल करने लायक प्लेटफॉर्म भी दे देगा। वो जो 7 पीढ़ी वाला हिसाब है। जी बिल्कुल, 7 पीढ़ियों वाला हिसाब है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं अगर कि उपाय क्या हो राहु केतु को सही करने के लिए, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि बर्थ चार्ट। नहीं, उसमें वास्तु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वास्तु के थ्रू बड़े सारे एंटीसिपेटरी उपाय किए जा सकते हैं। एक सेकंड, राहु केतु वास्तु? राहु केतु नहीं, नवग्रह और वास्तु। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। ना एस्ट्रोलॉजी कभी वास्तु के बिना पूरी हुई है, ना वास्तु कभी एस्ट्रोलॉजी के बिना तो पूरा मुझे हुआ एक है। बात बताओ हाँ कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए मैं एक वास्तु आधारित घर में रहूं या मेरी कुंडली अच्छी होनी जरूरी है? आप एस्ट्रो वास्तु आधारित घर में रहिए। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट वास्तु। एब्सोल्यूट वास्तु क्या कहता है जी? साउथ ईस्ट में किचन हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, साउथ फेसिंग घर ज्यादातर अवॉइड कर लो, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लो, नमस्ते, हो गया वास्तु। इतना आसान है, हलवा थोड़े है ये, पकड़ा और खा लिया। इसमें सबसे जरूरी होता है कि जो रह रहे हैं ना वहां पे, उनकी कुंडलियों के अनुसार घर को बैलेंस किया जाए। आप एक केस स्टडी लीजिए। एक इंसान ने बैंक से लोन लेके घर लिया, बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया, बैंक ने घर को जब्त कर लिया। राइट। लेकिन किसी दूसरे बंदे ने वो घर लिया, उसको बड़ा फला। लेकिन जिसने लोन लिया था उसको नहीं फला, मतलब उसकी कुंडली के अनुसार अलाइंड नहीं था, लेकिन दूसरे की कुंडली के अनुसार अलाइंड है, चाहे वो जाने अनजाने में हो गया। बर्थ चार्ट के साथ जब बिल्डिंग अलाइन होती है ना, तो वो बिल्डिंग वास्तु सम्मत बिल्डिंग कहलाती है। अब आप एक बेसिक चीज देखिए कि घर का जो अग्निकोण है, क्योंकि आप एक वास्तु के ज्ञाता हो, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा कि जो अग्निकोण है नॉर्मली उसका एलिमेंट तो फायर ही है ना। हाँ। अग्निकोण लाइफ में पैसे की प्रचुरता को इंश्योर करता है। लेकिन यहां पे एस्ट्रोलॉजी आती है। लोग कहते हैं अग्निकोण में रसोई होनी चाहिए। अग्निकोण में रसोई होगी तो उस घर में धन धान्य की खुशियों की कमी नहीं रहेगी। अब कुंडली में बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा हूं। कुंडली में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो रसोई घर की आग को शो करता है? वो है मंगल। अब बर्थ चार्ट में मंगल का नेचुरल शत्रु कौन सा प्लेनेट है? केतु। मंगल का नेचुरल शत्रु और कौन सा प्लेनेट है? शनि। और साउथ ईस्ट जो कोना है, ये जन्म कुंडली में 12वें घर से जुड़ा होता है। अच्छा। अब किसी जो घर का मेन ऑनर है, जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है, जिसके धन से घर चलेगा, प्रोवाइडर, जो घर में विष्णु स्वरूप है, उसकी जन्म कुंडली में 12वें घर में केतु या शनि होंगे और उसकी रसोई साउथ ईस्ट में होगी, तो क्या है कि हमने 12वें घर के साथ मंगल की ऊर्जा को जोड़ दिया। उसको चोट लगती रहेगी उस घर में आने के बाद, एकदम से धन का क्रंच आ जाएगा और उसको समझ भी नहीं आएगा ये काहे का वास्तु करवाया, एकदम से ये चीजें होनी शुरू हो गई। तो फ्लैट रूल वास्तु का कभी नहीं होता। वास्तु के जो रूल हैं ये कुंडली से कंट्रोल होते हैं। एक आइडियल वास्तु पता क्या है? एक घर के अंदर 5 मेंबर है ना, तो पांचों की जरूरतों के हिसाब से घर के वास्तु का अलाइन किया जाए। जो मेन अर्निंग मेंबर है, सपोज मियाँ बीवी, उनके कुंडलियों के अनुसार घर का जो मनी जनरेशन कैपेसिटी है उसको एनहांस किया जाए।
लेकिन एक बात बताइए मुझे, वास्तु शास्त्र में ज्योतिष का कहीं जिक्र नहीं किया गया है और ज्योतिष शास्त्र में वास्तु का, तो फिर इन दोनों को कॉम्बिनेशन आप क्यों? वास्तु की जो एनिशिएंट बुक्स हैं, हाँ। उसमें तो केवल राजा के महल का वास्तु बताया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश लीजिए, आप कोई भी वास्तु का एनिशिएंट स्क्रिप्चर देखिए, उसमें केवल और केवल मंदिर का वास्तु या राजा के महल का वास्तु बताया गया है। पब्लिक के लिए वास्तु कहा ही नहीं गया है, लेकिन अब तो पब्लिक यूज कर रही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जब चीजें बदलती हैं, अब आप एस्ट्रोलॉजी में आइए। एस्ट्रोलॉजी में घर के अंदर रखने जाने वाली चीजों के बारे में बताया गया है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब की बात करें, तो लाल किताब के अंदर तो एक अलग से ब्रांच है, मकान कुंडली। अच्छा। हाँ जी। तो केवल आप वास्तु के एक ग्रंथ को या एक सेगमेंट को लेके चलोगे तो वो पूरा वास्तु कहलाता ही नहीं है। आपको 360 डिग्री देखना होगा। अगर उस बुक को लेके चलेंगे तो केवल आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का वास्तु करिए ना, क्योंकि वो तो राजा का वास्तु है। आपको जनरल वास्तु करना है तो नेटल कुंडली या कुंडलियों में या ज्योतिष शास्त्र में वास्तु का जहां वर्णन है, आपको वो चीजें पिक करनी होगी। अच्छा, ऐसे लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते होंगे कि कुंडली में ठीक है ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, भाई कहाँ से घर ढूंढो कि ये वो आधारित हो, ये मैच करे? ऐसा नहीं होता है। बेसिक चीजों का ध्यान रखें घर ढूंढते हुए। इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि 2 दिशाएं देखनी सीख लो। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये वो 2 दिशाएं हैं जिनका इलाज सबसे मुश्किल है। अच्छा। अब नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट दोनों में रसोई और टॉयलेट ना हो। साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में? हाँ जी। ईशान कोण और नैऋत्य कोण, इनमें टॉयलेट ना हो, इनमें रसोई ना हो। बस इतना करके बेयर मिनिमम वाला घर ले लो। उसके बाद भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत आए, वो वास्तु के अनुसार बिना तोड़फोड़ के रिपेयर हो जाती है। वास्तु एक्सपर्ट ना आपको चैलेंज करने वाला है इस बात पे। चलिए, आई होप कि वो चैलेंज करें और एक हेल्दी डिस्कशन में कुछ लोगों के लिए यूजफुल निकल के आए। वहम डालना हमारा काम नहीं, वहम निकालना हमारा काम है। ये डर की दुकानदारी थोड़ी है। अभी आपने साउथ का जिक्र किया। हाँ। आपने भी लाइन बोली ना ये वाली कि साउथ को कोई नहीं लेना चाहता। अजी साउथ फेसिंग घर है, नहीं लेना, छोड़ दो। वहीं देखो, ये मैं अपना बता रही हूँ जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर ज्ञान है। आप साउथ की बाकी दिशाएं उठा के देख लो, आप अपना इंडिया का साउथ उठा के देख लो, सबसे स्टैब्लिश एरिया, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग साउथ में आपको मिलेंगे। दिल्ली का साउथ एरिया, साउथ दिल्ली, सबसे ज्यादा पैसे वाला, मतलब कहते हैं ना कि हट्टा कट्टा मजबूत जो हम कह सकते हैं वो है। हम साउथ से इतना डरते क्यों हैं इतना? फिर हम साउथ से डरते ही नहीं है, साउथ के नाम पे डराया गया है। मैंने साउथ के बारे में इसी चर्चा में कहा, नॉर्मली साउथ को अवॉइड करना वास्तु थोड़े है। मैंने तो ये बोला साउथ लेना चाहिए। अब साउथ किनको सूट नहीं करता है? जिनके चार्ट्स में मंगल और राहु ठीक ना हो, बस बाकी सभी को सूट करेगा। मंगल की जो है ना, वो साउथ की दिशा के कंट्रोलर हैं। मंगल खराब होंगे, अब मंगल जो हैं खराब होंगे तो जीवन में अमंगल होता है। मंगल की खराबी एक्सीडेंट्स के रूप में होती हैं, लंबी बीमारियों के रूप में होती हैं, लड़ाई झगड़ों के रूप में होती हैं। राहु की खराबियां अचानक होने वाले लॉसेस के रूप में होती हैं। अब ऐसी खराबियां आएंगी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में अगर मंगल और राहु खराब हैं तो उसमें लोगों ने एक नॉर्म बना दिया कि हमें नहीं पता हमारी चार्ट में मंगल राहु कैसे हैं, बस साउथ मत लो। जबकि ये बात बाकी राशियों, बाकी ग्रहों, बाकी दिशाओं के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है। कई लोगों के सूर्य खराब हो तो उनको ईस्ट फेसिंग नहीं फलेगा, कई लोगों के बुध खराब हो उनको नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी नुकसान देगी, कई लोगों के शनि खराब हो तो उनको वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी नुकसान देगी। तो ये तो फिर देखिए, इसमें क्या है कि चार्ट देख के अगर घर लेना है फिर तो एस्ट्रोलॉजर को जरूर कांटेक्ट करिए। केवल आपने वो जो बेसिक अधूरे वास्तु नॉर्म के हिसाब से लेना तो फिर कुछ भी लीजिए, फिर तो वो बस अड्डे के बाहर किताब मिलती है 30 दिन में वास्तु सीखिए उसको पढ़िए और ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। एक कोई भी विद्या हो वो अपने आप में एक बहुत तपस्या मांगती है, एक्सपर्टीज मांगती है। दिक्कत कहाँ पे आती है? जब हम अधूरा ज्ञान लेके उसको बांटना शुरू करें, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें और बदले में लोगों का डैमेज करना शुरू कर दें, वो सबसे पेनफुल बात होती है। अभी ना मुझे याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले ना मैं एक रील देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि अगर आपका घर नहीं बन रहा है ना तो डेली घर में एक ईंट लेकर आओ, ईंट, और वो 43 दिन तक ना लगानी शुरू कर दो और 43 दिन में आपका घर बन जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सच बताऊं, मैं भी सोच रही थी बस बनाया नहीं है अभी।
जी। ट्राई करके देखूं। पता क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी को रिसर्चेस ने उतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना ऐसे टोटकों ने डैमेज किया है। ये टोटके जो होते हैं ना, ये रियली इंसान को कर्म से भगाते हैं। अब एक किसी का मकान नहीं बन रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या मैक्सिमम 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि उसकी कमाई उतनी नहीं है कि वो एक घर अफोर्ड कर पाए, जो बड़ा प्रोमिनेंट रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि उसकी पुरानी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसका धन नहीं आ रहा है और उसकी वजह से नई प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है। तीसरा कि उसकी चेकलिस्ट बहुत बड़ी है, उसको फलाना फेसिंग भी चाहिए, उसको ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, वो सारे जो चेक्स हैं वो टिक नहीं होते, प्रॉपर्टी हाथ से निकलती चली जाती है। तो एक तो ये रीज़न हो जाता है। और जो चौथा एक रीज़न होता है वो ये होता है कि सब कुछ होते हुए भी उसका घटना चक्र ऐसा घूमता है कि जब जब प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता है तब तक कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा ट्रिगर हो जाता है, ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि वो पैसे कहीं और लग जाते हैं और वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाता है। अगर आपके पास कोई 5वां रीज़न हो तो बताइए। मुझे लगता है यही रीज़न। हाँ जी, ठीक है। इसमें ईंट पे ईंट रखने से, ऐसा कोई भी करने से, आप घर की फ़ोटो, जैसे वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले कहते हैं, घर की फ़ोटो अपनी दीवार पे लगा दो, रोज़ उसको देखते रहो, मकान बन जाएगा। ये चीज़ें ना इंसान को आलसी बना रही हैं कि देखते जाओ मकान की फ़ोटो, देखते हैं कितने मकान बनते हैं। मकान तो काम करने से बनेगा भाई। अपने कर्म को सुधारो। पहले तो क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी नॉर्थ ईस्ट दिशा से आती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में कोई खराब सामान पड़ा होगा ना, आपको सूझेगा ही नहीं क्लैरिटी कहाँ पे आ रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। इनकम कम है, इनकम बढ़ानी है ना, इनकम बढ़ाएंगे तो ईएमआई निकलती जाएगी, मकान ले लेंगे। लेट्स स्टार्ट वर्किंग दैट वे। बैंक की सिबिल खराब हो रही है ना, लोन नहीं मिल पा रहा है, सिबिल ठीक करते हैं पहले, मकान ले लेंगे। तो 20 तरीके हैं जहां से टेक्निकली समझना होगा। पहले तो देखो, आपका कष्ट आपको पता है, आपको लगातार चर्निंग करके उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। कई लोग आते हैं, कर्जा बहुत है, कर्जा उतर ही नहीं रहा है, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए अमावस पे पूर्णिमा पे करने वाला कर्जा उतर जाए। तो एग्जैक्टली यही रिएक्शन मेरा होता है जो अभी आपका हुआ है कि कर्जा उतरा है। फिर मैं उनसे पूछना शुरू करता हूँ, उनका चार्ट देख के मुझे उनके चंद्रमा का और उनके शुक्र का आइडिया हो चुका होता है कि एक्चुअली कौन सा थॉट प्रोसेस इसके पीछे बोल रहा है। लेकिन उनसे एक बार चीज़ को मैनिफेस्ट करना जानना ज़रूरी है। कर्जा क्यों नहीं उतर रहा है? जब एक रीज़न पूछा, रीज़न यही है कि जितनी सैलरी आती है उसमें तो बड़ा मुश्किल गुजारा होता है, तो कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कर्जा कैसे उतरेगा? कर्जा उतरेगा, आप उपाय बता दीजिए। मैं पूछता हूँ, अगर आप सपोज करिए आपकी इनकम आज से 2 गुना हो जाए तो कर्जा निकल जाए? हाँ, फिर तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो भैया, इनकम डबल करने की आपके पास रेसिपी क्या है? उपाय तो मैं देता हूँ। मेरे उपाय हवा में से कोई असर थोड़े करेंगे। उपाय क्या होते हैं? दे ओनली सपोर्ट योर डीड्स, दे एम्पलीफाई योर कर्मास। आपके पास प्लान ही नहीं है, आप जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे, वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। आपके पास एक प्लान है कि मुझे ये नौकरी छोड़ के रिस्क लेके थोड़ी बढ़िया नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ के अपना काम कर लेना है, ये चीज तो करके ही रहूंगा। अब आइए मैं उपाय करवाता हूं, उपाय असर करेगा। अगर एस्ट्रोलॉजर के उपाय से एब्सोल्यूट में ही फर्क आना शुरू हो जाए तो मंदिर तो एस्ट्रोलॉजर्स के बनने चाहिए ना। सारे एस्ट्रोलॉजर ना धावा बोलने वाले हैं आपके मंदिर पे। चलिए, आई विल वेलकम देम, आई विल वेलकम देम। लेकिन अगर मेरी बात गलत है तो उसको काटिए। एस्ट्रोलॉजी कर्म के बिना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आपको अपने, देखिए आज आप जिस मुश्किल में फंसे हैं, ये आपने बड़ी मेहनत लगाई है इसमें फंसने के लिए, महीनों सालों मेहनत लगाई है, महीनों सालों अपने टैलेंट को इग्नोर किया है, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, समय के साथ नहीं चले हो आप। अब आप एस्ट्रोलॉजर से उम्मीद कर रहे हो कि 1-1.5 महीने में वो आपकी किस्मत को बदल दे, वो नहीं होगा। आप अपना प्लान लेके आइए, साथ में उपाय लेके जाइए, दोनों को मिलाइए, सच में चमत्कार होगा, सच में चमत्कार होगा। मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं। लेकिन आपके पास आपका कोई लेआउट ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। विजन क्लियर होना चाहिए। आपका विजन क्लियर हो, इसका भी उपाय है। आपके बुध को, आपके चंद्रमा को सही किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जिससे विजन क्लियर होता है। आपके घर के अंदर वास्तु में आपके घर की प्रोग्रामिंग की जाती है, जिससे आपका विजन क्लियर होता है। और फिर भी एंड वाली कोशिश तो आप ही को करनी है। खीर आप तक पहुंच गई, अब मुंह में तो आप ही को डालनी है, आप वो तो करोगे ही ना।
लाग लपेट वाली कोई बात नहीं, लाग लपेट वाली कोई बात ही है नहीं भैया, है। हम बता मैं रहा हूँ, करना तुमको है, विजन आपका क्लियर होना चाहिए। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली आपको उपायों के साथ अपने कर्मास की इंप्रूवमेंट को भी ऐड करना है, बात तभी बनेगी। जो ये कह रहा है ना ये चीज कर लो ये हो ही जाएगी, वो नहीं होगी भाई, वो नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, जब सब कुछ, क्योंकि बार बार आप कार्मिक थ्योरी पे बात कर रहे हो, कर्मा, जब सब कुछ कर्म ही है तो क्यों दिमाग खपा रहे हैं हम लोग बैठ के? देखिए सब कुछ कर्म है, तो मुझे एक बात बताइए, ट्रेडमिल पे भी दौड़ते हैं इंसान और सड़क पे भी दौड़ते हैं। ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला केवल कैलोरी बर्न करता है, पहुंचता कहीं नहीं है। सड़क पे दौड़ने वाला कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। एस्ट्रोलॉजर आपको ट्रेडमिल से निकाल के सड़क पे डालता है, आपको दिशा देता है कि कर्म इस दिशा में होना चाहिए, यहाँ पे आप गलत जा रहे थे। वो जीपीएस देख पा रहा है, वो नक्शा देख पा रहा है कि आप बंद गली में जा रहे थे, आगे जाके दीवार में लगोगे, वो आपको खुली गली में लंबी सड़क पे भेज रहा है। वो आपको आपके ये जो जंबल है ना उसमें आपको सही रास्ते पे डाल रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी है। नहीं तो खाली कर्म जो है, अनडायरेक्शनल कर्म जो है, वो कहीं नहीं लेके जाएगा। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, पता है, बस 2 लाइन में निपटा दूंगी। अभी जो मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही थी ना, मैंने बोला भाई कोई सवाल बताओ, पूछ लूँ, एक होता है ना। तो कहती है कि मेरा तो विश्वास ही नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रही हो? कह रहा मेरा विश्वास ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रही, मैंने कहा ज्योतिष तो बहुत पुराना है। तो कह रही मैम सतयुग में काम करता था, त्रेता में काम करता था, द्वापर में काम करता था। वो तब की नहीं है, हाँ। ज्योतिष तब काम करता था। मैडम कलयुग है, यहाँ भाई भाई को नहीं मान रहा, हाँ। यहाँ बाप बेटे को नहीं पूछ रहा है, बेटा बाप को नहीं कुछ समझ रहा है। कह रहे ज्योतिष क्या करेगा? कह रहे सब बेकार है। हाँ। कह रहे मैडम इतना लूटा जा रहा है, इतना लूटा जा रहा है। हाँ। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, मैं चुप हो गई। मैंने कहा मैं खुद ही ज्योतिष आचार्य से सवाल पूछने जा रही हूँ। अच्छा चलो, नो ऑफेंस। अब मैं ज्योतिष के अलावा आप मुझे जिंदगी के कोई और 3-4 फील्ड नाम लीजिए, कोई 3-4 इंडस्ट्रीज, कोई 3-4 डोमेन्स के नाम लीजिए। डॉक्टर, ओके, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर ले लूं? एस्ट्रोलॉजर तो आपने बोल दिया ना। अच्छा, ठीक है। कोई और 3-4? मीडिया, मैं खुद मीडिया। हाँ। चलिए 3 बहुत है। चलो हाँ ठीक है। क्या डॉक्टरी पेशे में लोगों के जीवन बचाने वाले लोग हैं ना? ऑफ कोर्स हैं, बहुत हैं। लेकिन क्या डॉक्टरी पेशे में आपने लूटने वाले लोग भी देखे, जो डॉक्टरी की आड़ लेके गोरख धंधा करते हैं? नोबडी कैन डिनाई इट। कुछ एक लोग हैं। अब मीडिया में भी सच को सामने लाने वाले, सच के साथ खड़े होने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मीडिया में भी कुछ मीडिया के नाम पे लोगों को लूटने वाले या ब्लैकमेल करने वाले लोग भी हैं। हाँ के ना? इफ एंड बट, हाँ बिल्कुल, डूज एंड डोंट्स। तो व्हाई ओनली टू टेक द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी? सेम केसेस विद एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे लोग हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हर फील्ड में है जी। आप होटल इंडस्ट्री में जाइए, आप ट्रांसपोर्टेशन में जाइए, आप माइनिंग में जाइए, आप पॉलिटिक्स में आइए, हर जगह पे हैं। वाई टू नेम ओनली एस्ट्रोलॉजी? अब कोई कल को पॉलिटिक्स में आने से मना कर दे, डॉक्टरी में आने से मना कर दे कि इसमें तो लूटा जा रहा है, तो क्या ही कर लोगे आप? तो यहाँ पे लोग गलत हो सकते हैं, विद्या गलत कभी नहीं होती। अच्छा चलो, बैक टू पवेलियन, हम आते हैं वास्तु पे। अब मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पे ना सबसे ज्यादा पेरेंट्स की टेंशन क्या कौन है? बच्चे सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। मेरा कहना माने, मेरी बात माने, अच्छा पढ़े, नौकरी अच्छी करे, दिमाग सही जगह लगाएं, ये लड़कीबाजी लड़केबाजी का जो आजकल चक्कर चल रहा है, इन तमाम चीज़ों में ना रहें। वास्तु की अगर मैं बात करती हूँ, कौन सी दिशा माता पिता की इस टेंशन को दूर कर सकती है? सबसे पहले तो बच्चों को कौन सी दिशा उलझा सकती है उस पे आते हैं। वही दिशा माता पिता की टेंशन को दूर करेगी। हाँ, ये भी दो दिशाएं हैं यहाँ पे, बल्कि मैं कहूँगा 3 फैक्टर हैं। ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है घर की, जो बच्चे को सही करेगी। पहला, जैसा मैंने अभी आपको बताया, घर का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट। ये एक ऐसी दिशा है जो किसी भी उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मनस को, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करती है। उस दिशा में किसी भी तरह का कोई भी क्लटर होगा तो बुद्धि में क्लटर आएगा, पहली बात। अब नॉर्थ ईस्ट में क्लटर होगा ना, तो माता पिता का क्लटर किस तरह से आएगा कि खुद वो सारा दिन मोबाइल चलाते जा रहे हैं और साथ बच्चे को डांटते जा रहे हैं, बेटा मोबाइल छोड़ के पढ़ाई करो। यानी एक हिपोक्रेटिक कैरेक्टर। बच्चे कहने से कभी नहीं सीखते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं। माता पिता बच्चे को बोलेंगे बेटा सदा सच बोलो, बाहर अंकल को बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। अब यहां पे बच्चा कौन सी शिक्षा लेगा? ये नॉर्थ ईस्ट की खराबी है। नॉर्थ ईस्ट की खराबी घर में रहने वाले सभी लोगों को भ्रमित करेगी, अपनी प्रायोरिटीज का पता ही नहीं लगने देगी।
फिर एक दिशा आती है जो साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट के बीच में एक एरिया होता है घर का, पश्चिम से लेके नैऋत्य कोण के बीच में, साउथ वेस्ट से पश्चिम के बीच में। ये जो एरिया है ये सीधे सीधे आपके हैबिट पैटर्न को कंट्रोल करता है। वास्तु का तो इतना चमत्कार है कि इस एरिया में जो भी पड़ा होगा आपकी नेचर उस तरह की हो जाएगी। आप अपने घर में जाके देख लीजिए, उस एरिया में अगर कोई खेल का सामान पड़ा होगा ना तो आपका मन लगातार करेगा कि मैं गेम्स के चैनल देखती रहूं, मैं ओलंपिक्स देखती रहूं, मैं मैच देखती रहूं। या बच्चा होगा तो कहेगा मैं खेलने जाऊं। साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट के बीच में, तो वो दिशा तो साउथ वेस्ट ही हुई ना फिर? कौन सी दिशा? साउथ वेस्ट का जो बिंदु है उससे लेके वेस्ट के बीच वाली दिशा, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट आप कह लीजिए इसको। सरल भाषा में मैं बताना चाह रहा था, लोगों को वेस्ट साउथ वेस्ट ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा। तो ये जो दिशा है सीधे सीधे आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करती है, सबकॉन्शियस को। इस दिशा में अगर बेड होगा तो लगातार आपका रिलैक्स करने का दिल करेगा। इस दिशा में अगर रसोई होगी तो ये लगातार इंसान के स्वभाव को गर्म रखेगी। तो इस तरह से ये जो है, अगर इस एरिया में टॉयलेट होगा तो बच्चे जितना मर्जी पढ़ लें रिजल्ट नहीं आ पाएगा, रिजल्ट में फिसड्डी रह जाएंगे। तो इस तरह से जिनके भी वेस्ट साउथ वेस्ट में बेड होगा ना, वो घर पे जाएंगे ना, घर जाते ही जितने मर्जी प्लान करके जाएं, उनका दिल करेगा लेट जाएं यार, नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है इस दिशा का। तो चाहते हैं ना बच्चे की एडिक्शन छूटे, तो इस एरिया में पढ़ाई का उसका स्टडी टेबल रखवाइए, बुक्स रखवाइए। चाहते हैं पैसा जुड़े तो उस एरिया में गुल्लक रखवा दीजिए। फर्क देखिए किस तरह से आपका जो मनस है, आपका सबकॉन्शियस है, ये इंटरेक्ट करता है इन चीजों से, सिंबल से। वास्तु तो चमत्कार है अपने आप में। और फिर तीसरी दिशा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने हालांकि आधी वो बोल ही थी, वो है बेडरूम। 8 घंटे तो आप बेडरूम में निकालोगे, गलत दिशा में होगा तो वो 8 घंटे आपकी नेगेटिव कंडीशनिंग होगी। अच्छी दिशा में होगा, अब अच्छी गलत जो है वो चार्ट के अनुसार होगी। तो ये 3 चीजें बच्चे का ही नहीं किसी का भी स्वभाव को कंट्रोल करती हैं। यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में जाके मैं आज ही गुल्लक रख देती हूँ, रिजल्ट वो आपकी प्रायोरिटी। रिजल्ट देखती हूँ मैं, रिजल्ट देखती हूँ जी। अच्छा, एक ना थोड़ा गंभीर सा विषय है, उस पर बात करना चाहती हूँ। एडिक्शन आजकल यंगस्टर्स जी, वक्त से पहले चल रहा है, वक्त से पहले संगी साथी, पीना खाना, ये सब चीजें। तो इसका है कुछ वास्तु से कनेक्शन? इसका वास्तु से भी कनेक्शन है, इसका बर्थ चार्ट से भी कनेक्शन है। एडिक्शन भी 3 तरह से ही लगती है। पहली एडिक्शन का जो होता है वो होता है पीयर प्रेशर, कि उसके दोस्त जो कर रहे हैं, बच्चे को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं नहीं करूंगा तो उनसे कम कहलाऊंगा। दूसरा होता है जब स्वाद के घर के साथ केतु जुड़ा हो, तो कहता है कुछ भी ट्राई तो करें एक बार। ये एडिक्शन लगाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है। और तीसरा होता है बर्थ चार्ट के राहु का डिस्टर्ब होना। राहु डिस्टर्ब होता है ना, तो इंसान केवल और केवल वर्तमान में, आज कोई चीज़ कोई सुट्टा मार के मज़ा आ जाए, कल का कल देखेंगे, ये 3 फीलिंग्स होती है। तो इसमें घर के अंदर वास्तु में अगेन नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो इंसान के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करती है। लेकिन राहु को शांत करने से एडिक्शंस को छोड़ा जा सकता है। फिर ये एडिक्शन चाहे नशा करने की हो, चाहे मोबाइल चलाने की हो, या फिर ये एडिक्शन चाहे इंसान की किसी भी चीज़ की हो, चाय कॉफ़ी की भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर कोई इंसान एडिक्शन छोड़ना चाहता है, विल पावर भी है लेकिन बस एनर्जी साथ ही नहीं देती है, तो इसमें राहु का उपाय, ये यूनिवर्सल उपाय है, करिए फर्क आएगा। बताशे क्या है? मंगल का रूप, जो चीनी यानी मंगल के रूप को मंगल यानी अग्नि पे तपा के बनाई गई चीज बताशे, जितने मुट्ठी में आ जाएं। सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जिसको भी नशा है 11 बार, क्योंकि ये जो भी नेगेटिव ऑरा होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, इनको वाइंड अप करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 11 बार घुमाइए, क्रश करके, जहाँ कीड़े मकोड़े हों, कूड़े के ढेर पे, पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ हर शनिवार को फेंकते रहिए, करते रहिए। कितनी बार करते रहिए ना। एडिक्शन भी कौन सा रातों रात लगी थी, कम से कम 4-6 महीने तो करें, एवरी सैटरडे शाम के समय। अब देखिएगा 2 से 3 महीने के भीतर कैसे एडिक्शन कम होती है। सूरज ढल जाने दें या फिर रात हो जाने दें? नहीं, रात होने से थोड़ा पहले। अच्छा, वो जो गोधूली मुहूर्त जो होता है, अच्छा, त्रिकाल समय जिसको बोला जाता है, उस समय पे करिए, बड़ा फर्क आएगा। एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसी टेक्निक्स हैं जो बड़ी लॉजिकल हैं एंड दे ऑलवेज वर्क। तो ये तो समंदर है, इसको जितना छाना जाए उतना कम है। बस समंदर में ना डूब मत जाना।
डूबना नहीं है, समझदारी से डूबना है तो ठीक है ना। आप वो अब जो तरह तरह की जो बचने की चीज़ें होती हैं, मैं तो इतनी अंग्रेज़ी जानती नहीं हूँ ना, तो वो चीज़ें अपने साथ लेकर जाइए। बचना है प्यार से, आराम से, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मेरे ना बड़ा इफ़ एंड बट्स आ रहे थे जब मैं प्रोग्राम कर रही थी, सोच रही थी ये पूछूंगी वो पूछूंगी, धीरे धीरे सब क्लियर हो गया। उम्मीद है अगर नहीं समझ में आया ना, यूट्यूब पे है प्रोग्राम, फटाफट से दोबारा जाओ, एक एक करके देखो आराम से, बड़े प्यार से समझो। और बाकी मैं ये बोल दूं कि आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ना बोलूं? डेफिनेटली, एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। खैर ये आपकी मन की बात है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, हैप्पी लाइफ योगेश शर्मा जी, आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी। सर थैंक यू बोलूं आपको? यू आर ऑलवेज वेलकम। धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू।